नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देव कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देव कवि बहुत महत्वपूर्ण आ जाते हैं। क्या देव कवि बताएंगे कि ये किस रीति काव्य के अंतर्गत आते हैं? थोड़ा ये क्वेश्चन आपके लिए है। देव कवि आप बताइएगा कि किस रीतिकाल कवि के अंतर्गत आते हैं, रीतिबद्ध की रीतिमुक्त की रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं तीनों में से बताना है, वो आपको हिंट दे दिए हैं, ठीक है ना। चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। रीति, यहाँ पर देव कवि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देवदत्त का जन्म, इनका नाम मूल नाम देवदत्त था, ठीक है ना। पर यहाँ पर इनका जन्म संवत 1730 ईस्वी में, और सन में देखा जाए ना तो सन में 1673 हो जाएगा। पूछ लेता है कभी कभी में ना कि सन और सनवत में कितने का अंतर होता है, तो 57, ये 57 वर्ष का अंतर होता है। तो एक याद रखिए, सनवत याद करेंगे ना तो सन भी याद हो जाएगा, क्योंकि सनवत हम 1730 याद कर रहे हैं, तो 57 वर्ष घटा देंगे ना तो ये 1673 सन आएगा, ठीक है ना। तो ये सन हो जाएगा। इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए तो ये 18 से क्या हो जाएगा, 1824-25 में माना जाता है। अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाएगा 1824-25 में माना जाता है। और ये इनका जन्म ईटवा के उत्तर प्रदेश के सनाढ़य ब्राह्मण में हुआ था। तो ये ईटवा के सनाढ़य ब्राह्मण में हुआ था, ठीक है ना। इनके बाद उसके बाद से कह रहा है कि छल नामक नवीन संचार भाव की कल्पना की थी। इन्होंने क्या थे, छल नामक नवीन संचार भाव की क्या कहते, संचार भाव की कल्पना किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि जो देव है ना, देव हित हरिवंश के अन्याय संप्रदाय में दीक्षित है। जो देव थे कौन, देव हित हरिवंश के अन्याय संप्रदाय से दीक्षित है। और यहाँ पर देख सकते हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक रचना ग्रंथ देव की है। और कह रहे हैं कि कोई इनकी रचित पुस्तकों की संख्या 52 और कोई शिव सिंह सेंगर 72 तक मानते हैं। कोई अगर देखा जाए तो कोई मानते हैं 72, ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार 72 हो जाएगा और 92। उसके बाद से डॉक्टर नगेंद्र 15 पुस्तकें इन्होंने बताई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 ग्रंथों का उल्लेख किए हैं। तो यहाँ पर हम उनके जो भी कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग कवि देव कवि के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देव कवि के बारे में क्या कह रहे हैं, देव कवि, यहाँ पर देव कवि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यह अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भाव विलास किससे संबंधित हो जाएगा, भाव विलास यहाँ पर कह रहा है कि भाव विलास किससे संबंधित हो जाएगा, तो भाव विलास किससे संबंधित हो जाएगा, ये कवि देव से संबंधित हो जाएगा। भाव विलास ये कवि देव से संबंधित हो जाएगा। और सनवत 1746 से 1689 ईस्वी तक प्रथम ग्रंथ है। भाव विलास ये सनवत 1646 से 1689 ईस्वी में प्रथम ग्रंथ है। यहाँ पर इसको याद करना है कि ये टिक हो जाए ना कि देव में हमें भाव है। हाँ, हमें देव में क्या है, हमें देव में भाव है, तो भाव विलास से किसकी रचना हो जाएगी, देव कवि का हो जाएगी। उसके अष्टयाम, अगर आठों प्रहर में देखा जाए तो देव विद्यमान रहते हैं, तो ये अष्टयाम किससे संबंधित हो जाएगा, ये देव कवि से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भवानी विलास, ये भवानी विलास किससे संबंधित हो जाएगा, तो अनुमानतः से हो जाएगा 1750 से 55 ईस्वी तक। भवानी विलास अनुमानतः से हो जाएगा 1750 से। तो सुजान विनोद किससे संबंधित हो जाएगा, ये देव कवि से संबंधित हो। सुजान विनोद किससे संबंधित हो जाएगा, ये देव कवि से संबंधित हो जाएगा।
उसके बाद से कह रहा है कि प्रेम तरंग, ये प्रेम तरंग किससे संबंधित हो जाएगा? अनुमानतः 1760 से संबंधित हो जाएगा। प्रेम तरंग अनुमानतः 1760 से हो जाएगा। तो निश्चित है कि प्रेम का तरंग अगर कहीं है तो देव में है, तो कवि देव इनके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि राग रत्नाकर किससे संबंधित हो जाएगा? राग रत्नाकर ये अज्ञात है। राग रत्नाकर क्या हो जाएगा? राग रत्नाकर अज्ञात है, ये संगीत विषय ग्रंथ से संबंधित है। तो राग रत्नाकर किससे संबंधित हो जाएगा? ये संगीत विषय से संबंधित हो जाएगा। राग रत्नाकर ये संगीत विषय से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि राग रत्नाकर, रागों का रत्न देव होते हैं, तो राग रत्नाकर ये देव का हो जाएगा। कुशल विलास, तो कुशलता पूर्वक हम उन्हें मिलाप करते हैं, विलास करते हैं देव से, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुशल विलास भी कवि देव का हो जाएगा, जो 1760 हो जाएगा। देव चरित्र किससे संबंधित है? अनुमानतः ये देव चरित्र किससे संबंधित हो जाएगा? अनुमानतः हो जाएगा 1780 के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग को यहाँ पर हो जाएगी प्रेम चंद्रिका, अनुमानतः 1783 से हो जाएगा। प्रेम चंद्रिका किससे संबंधित हो जाएगा? प्रेम चंद्रिका अनुमानतः 1783 से हो जाएगा। जात विलास किससे? अनुमानतः 1780 से हो जाएगा। और रस विलास अनुमानतः 1780 से हो जाएगा। और शब्द काव्य रसायन, शब्द रसायन अनुमानतः हो जाएगा ये 1800 से। और सुख सागर तरंग अनुमानतः 1824 हो जाएगा। सुख सागर, तो हमें देव सुखों का सागर है, तो कवि देव हो जाएंगे, सुख सागर हो जाएंगे। और वृक्ष विलास ये कवि देव से संबंधित हो जाएगा। वृक्ष को भी देव माना जाता है। और पावस विलास अज्ञात है। तो यहाँ पर हम लोग ये देव की रचनाओं के बारे में देखें। और उसके बाद से हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ पर भी ये भी अज्ञात है। ये ब्रह्म दर्शन 25 ये देव की रचना है। तो देव क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म दर्शन 25 ये उनकी जो रचना है ना, ये अज्ञात है। और उसके बाद से कह रहा है कि तत्व दर्शन 25 दर्शन क्या है? अज्ञात है। तत्व दर्शन 25 अज्ञात है, ठीक है ना। उससे आत्म दर्शन 25 ये अज्ञात है, ठीक है। जगत दर्शन 25 अज्ञात है। रसानंद लहरी अज्ञात है। प्रेम दीपिका अज्ञात है। नत सिख अज्ञात है। प्रेम दर्शन अज्ञात है। यहाँ पर प्रेम उनकी देव की है। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इनका देव माया प्रपंच शीर्षक से एक नाटक भी मिलता है। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। देव अनेक राजाओं के दरबार से जुड़े थे। उनके क्या थे? आश्रित कवि थे। कह रहा है कि आजम शाह ने अष्टयाम और भाव विलास अंग्रेज के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया और भेंट किया, जो हिंदी के प्रेमी थे। कह रहा है कि आजम शाह उन्होंने अष्टयाम और भाव विलास औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया और भेंट किया, जो हिंदी के प्रेमी थे। बड़े पुत्र थे आजम शाह। यहाँ पर देख सकते हैं कि भवानी दत्त वैश्य, जो चरखी दरबारी पति राजा सीताराम के भतीजे सेठ भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास ग्रंथ का निर्माण हुआ। और कुशल सिंह फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह का नाम पर कुशल विलास की रचना की। अधोत सिंह, उन्होंने इटवा के निकट डयोढ़िया खेरा के राजा अधोतन सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका की रचना की। और राजा मोतीलाल रस विलास की रचना की। राजा मोतीलाल रस विलास की रचना देव ने राजा मोतीलाल के नाम पर की थी। और अकबर अली खां और बिहाली के राजा अकबर अली खां को सुख सागर तरंग रचना देव ने भेंट किया। तरंग रचना ये देव ने भेंट किया। उसके बाद से हम लोग चलेंगे यहाँ पर आगे।
कह रहा है कि सुजान मणि देव ने दिल्ली सेठ के पुत्र सुजान मणि के लिए सुजान विनोद की रचना की। सुजान मणि देव ने दिल्ली सेठ के पुत्र सुजान मणि के लिए सुजान विनोद की रचना की। देव के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का वर्ण विषय है। शब्द रसायन विधि निरूपण ग्रंथ है, शब्द रसायन। और भाव विलास श्रृंगार रस और अलंकार निरूपण है। भाव विलास प्रेम तरंग कुशल विलास और जाति विलास और रस विलास सुजान विनोद इत्यादि रचनाएं श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद प्रसंग से संबंधित है। ये देव की काव्य शास्त्र से संबंधित रहता है। अष्टयाम के बारे में समझेंगे। अष्टयाम ये कवि देव की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अष्टयाम कह रहे इसमें नायक और नायिका के 8 प्रहर में विविध विलासों का चित्रण किया गया है। सुख सागर तरंग की अप्राय इसके ग्रंथों में लिए गए कविताओं का संग्रह है। और देव के कह रहा है कि देव के अंतिम दिनों का बृहद काव्य ग्रंथ है। ये संगीत से संबंधित है। और राग रत्नाकर ने राग रागिनी के स्वरूप का वर्णन किया है। राग रत्नाकर ने राग विलाप के स्वरूप का वर्णन किया है। देव चरित्र में कृष्ण का अधोपान जीवन का खंडन है। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में विरक्त भाव है। देव शतक में दार्शनिकता है। शुभ सागर तरंग का संपादन बलदत्त मिश्र के पिता ने 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंगों को नायक नायिका का विश्व कोश कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने। और देव की ध्वनि श्वेतना और शीतलता समूचे रीतिकाल में अप्रीतम है। राम स्वरूप चतुर्वेदी नायक नायिका की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान आता है। और अलंकार निरूपण में देव ने केशों का अनुसरण किया है। कह रहा है कि देव का आधार फलक कैनवास अवश्य ही बहुत विस्तृत है। कह रहा है कि देव का आधार फलक कैनवास अवश्य ही बहुत विस्तृत है। रीतकालीन कवियों में इतना वैद्य होगा, उनके चित्र सब प्रकार के परिपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और समग्र रूप से विचार करते हुए देव के काव्य की आत्म बिहारी के काव्य की आत्मा में अधिक समृद्ध है। काव्य कह रहा है कि काव्य शिल्प की दृष्टि से दोनों का पक्ष समान रूप से प्रबलम है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। रसलीन का कुछ कथन देखेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण है। रसलीन का जन्म जानते हो कब हुआ था? तो रसलीन का जन्म हम लोग जानते हैं कि 1600 क्या हो जाएगा 1699। अगर रस हम कब लेते हैं, मान लीजिए कोई खिलाड़ी को 99 पार्ट वो आउट हो गए तो उसको हम रस लेते हैं। तो 1699 में इनका जन्म हुआ और 1750 में इनका मृत्यु हो गया। मात्र ये 51 साल की ज़िंदगी जी कर अपना नाम रोशन किया। और उसके बाद से इनका जन्म स्थान बिलग्राम हरदोई में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? बिलग्राम हरदोई में इनका जन्म हुआ। रसलीन का बिल में जन्म हुआ था तो रसलीन का। और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम बताइए क्या होगा? रसलीन का पूरा नाम जानते हो क्या हो जाएगा? सैयद गुलाम नबी। ये रसलीन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सैयद गुलाम नबी। और गुरु क्या हो जाएगा? मीर मुफैल अहमद। और मीर मुफैल अहमद। इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी हो जाएगा। इनका मूल नाम मीर तुफे अहमद। मीर तुफे अहमद हो जाएगा। रसलीन 10 वालियाचार्य है। कह रहा है कि अंग दर्पण 1737 इसमें नक्शिक्ष वर्ण से संबंधित है। अंग दर्पण है ना जो 1737
1737 ईस्वी में। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में नक्सिक वर्ण से संबंधित है। अंग दर्पण और अम्य हलाहल मध्य भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति अंग दर्पण की प्रसिद्ध है। ये अम्य हलाल मध्य, ये मदिराम की पंक्ति और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली पंक्ति है। अम्य हलाहल मध्य भरी श्याम नगर, ये अंग दर्पण की पंक्ति है और नक्सिक वर्ण इसमें मिलता है। अंग दर्पण याद रखिएगा कि 1737 ईस्वी में। यहाँ पर रस प्रबोध ये 1741 हो जाएगा। रस प्रबोध क्या हो जाएगा? 1741 हो जाएगा। यहाँ पर रस विषय जो विशेषतः श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन मिलता है। रस प्रबोध यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पद्माकर है ना, ये पद्माकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्माकर मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ जाते हैं और कवियों के अलावा पद्माकर से निश्चित है कि क्वेश्चन पूछेगा। पद्माकर हम क्या बोल रहे हैं? पद्माकर अन्य कवियों की अपेक्षा महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। ये मदिराम की अपेक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं पद्माकर, और उसके और भिखारी दास इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। तो ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि जीवन वृत्ति 1753 हो जाएगा। पद्माकर 1753 सागर मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। सागर मृत्यु हो जाएगा 1833 ईस्वी में कानपुर में। ये 18 से क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी में कानपुर से संबंधित हो जाएगा। पिता हो जाएगा मोहनलाल भट्ट संबंधित हो जाएगा। और कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है और जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा। कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है और जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा। सरदार अदा के आग्रह पर हितोपदेश का अनुवाद किया गया। तो सरदार अदा के आग्रह पर हितोपदेश का अनुवाद किया गया। पद्माकर ने अपने काव्य में होली और अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। होली और अन्य त्योहारों का को पद्माकर को देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतिकालीन कवि के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। यहाँ पर रीतिकालीन कह रहा है, रीतिकालीन काव्य के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और कह रहा है कि राग दरबार से संबंधित है। ये राग दरबार से संबंधित कह रहा है कि गागर नरेश रघुराव आपा, ये राज दरबार से संबंधित है। ये जो पद्माकर थे ना, ये किनके राज्य दरबार से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि ये सागर नरेश रघुनाथ राव आपा के ये क्या राज्य दरबार से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि महाराजा जेतपुर सुमरा निवासी नौने अर्जुन सिंह के ये समकालीन थे। और उसके बाद से कह रहा है कि दलिया नरेश महाराजा परीक्षित के वे समकालीन थे। ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि सुजाऊ दौला के जागीरदार गोस्वाई अनुपगिरी हिम्मत बहादुर और सितार नरेश रघुनाथ राव से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि जयपुर नरेश प्रताप शाही और इसके पुत्र जगत सिंह से संबंधित है। जयपुर नरेश प्रताप शाही और इसके पुत्र जगत सिंह से संबंधित है। कह रहा है कि उदय नरेश भीम सिंह से संबंधित है। उदय नरेश भीम सिंह से संबंधित है। उदय नरेश भीम सिंह से संबंधित है। ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि हिम्मत बहादुर बिरादावली बीरस प्रधान से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? हिम्मत बहादुर बिरादावली बीरस प्रधान से संबंधित है। पद्माकर की पद्माभरण है जो 1810 ईस्वी में लिखा गया था। अलंकार विवेचन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। जगत विनोद भी ये पद्माकर का है। 1809 ईस्वी में प्रताप शाही के पुत्र जगत सिंह के नाम पर रचित नवरस निरूपण लक्षण ग्रंथ है। ये जगत विनोद याद रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा। और यहाँ पर आचार्य शुक्ल प्रबोध 50 वैराग्य और भक्ति रस संबंधित रोगग्रस्त अवस्था में रचित रचना है। रोगग्रस्त रचना से संबंधित रचना है। गंगा लहरी ये बंगला कवि पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का अनुवाद है। इसको महत्वपूर्ण है। गंगा लहरी ये बंगला कवि पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का अनुवाद है। गंगा लहरी का अंतिम समय में कानपुर के गंगा तट पर रहते हुए लिखा गया इनका अंतिम ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ हम लोग देखेंगे प्रताप सिंह बिरुदावली, ईश्वर पचीसी और कली पचीसी। यहाँ पर क्या प्रताप सिंह बिरुदावली, ईश्वर पचीसी और कली पचीसी से संबंधित हो जाएगा। और कली पचीसी में कलयुग का वर्णन है और पद्माकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, ठीक है ना। और कह रहा है कि फाल्गु भीर अभिरी में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये उनकी पद्माकर की पंक्ति है, ये याद रखिएगा। फाल्गु ये पद्माकर, फाल्गु की भीर अभिरीन में गवही गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये पद्माकर की कृति है। ये फाल्गु की भीड़ पद्माकर से संबंधित है। नैन नचाई कहीं मुस्काए और लाला फिर आयु खेलन होरी, ये पद्माकर से संबंधित है। रीति काव्य धारा के अन्य कवि और उनके प्रमुख रचनाएं को देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य धारा के अन्य कवि और उनकी रचनाएं कह रहा है कि सुखदेव मिश्र किससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर रचना और सुखदेव मिश्र से संबंधित हो जाएगा। रत्नाकर और रसवर्ण और वृद्ध विचार और अध्यात्म प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। तो सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर, रसावरण और वृद्ध विचार से संबंधित हो जाएगा। सार सुधानिधि जो 1734 ईस्वी से संबंधित है और विनय शतक और नक्सिक से संबंधित है। ये तोषनिधि, ये याद रखिएगा। ये किसका पद्माकर, सुख विनोद किसका है, तो तोषनिधि किसका है, सुख विनोद तोषनिधि। और महाराजा जसवंत सिंह और सोमनाथ उपनाम शशिनाथ, ये सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी उन्हीं के रचना हो जाएगा, ठीक है ना। ये पद्माकर जी का। और कुछ रचना इधर भी हम लोग देख लेंगे। कालिदास त्रिवेदी, इसमें बर वधु विनोद 1602 ईस्वी में कालिदास हजारा और जंजीरबंद से संबंधित है। लाल कवि छत्र प्रकाश से संबंधित है। लाल कवि ये छत्र प्रकाश से संबंधित। दुल्हा ये कवि कुलपकंठाभरण से संबंधित है। गोल कवि रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण से संबंधित है। प्रताप, ये सब हम लोग यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा हल्का फुल्का। यह दुल्हा किसकी रचना है, ये कवि कुलकंठाभरण, तो ये किसका, पद्माकर का है। और यहाँ पर गोपी कवि जो रामचंद्र भूषण और रामचंदाभरण से संबंधित है। प्रताप शाही और बेनी प्रवीण और ग्वाल कवि और मक्खन कवि और याकूत, ये सभी रीतिकालीन। यहाँ पर हम सब रीतिबद्ध कवियों का विभाजन हम लोग देखेंगे। सर्वांग निरूपण और रस निरूपण। केशव चिंतामणि कुलपति मिश्र, सोमनाथ भिखारीदास देव ग्वाल और प्रताप शाही मतीराम, ये सर्वांग निरूपण कवि के अंतर्गत आते हैं। और सर्वांग, उसके बाद से यहाँ पर रस निरूपण के कवि के अंतर्गत कौन से आते हैं, सुख मिश्र, रसलीन, पद्माकर, याकूत, बेनी प्रवीण, तोष कवि, ये सभी रस निरूपण के अंतर्गत। अलंकार निरूपण में भूषण जसवंत सिंह और सिंगोप और दुल्हा पद्माकर, गिरिधर दास। और यहाँ पर जैसे छंद निरूपण
भूषण सुखदेव मिश्र मक्खन कवि और राम सहाय आदि से संबंधित है। मुक्त कवि धाराओं के कवि आचार्य शुक्ल ने रीति मुक्त कवियों को प्रोन्नत कवि कहा है, ठीक है ना, ये प्रोन्नत कवि कहा है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास रीति मुक्त कवि। हिंदी साहित्य में इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास रीति मुक्त कवि धारा से संबंधित है। और कह रहा है कि मध्यकाल में सूरदास के 3 कवि हुए हैं। पहले अष्टछापी कवि सूरदास और दूसरे बनारस के संत सूरदास। मध्यकाल में सूरदास के नाम के 3 कवि हुए हैं। पहले अष्टछाप के कवि सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी कवि सूरदास पंजाबी। रीतिकालीन कवि तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसी का अवतार माना है। रीतिकालीन कवि तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। अपने आप को मानने से कुछ नहीं होगा। घानानंद 1689 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये घानानंद के बारे में हम लोग देखेंगे और ये घानानंद मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ये बुलंदशहर में इनका जन्म स्थान है। 1689 और 1739 में वृंदावन में ये वन आनंद नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका साखी भाव सूचना नामक बहुगुणी से संबंधित है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि निम्बाकार संप्रदाय है, दीक्षित हुआ है। घानानंद मूलतः सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। महाराजा नागरीदास से इनका निकट संबंध है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के ये मीर मुंशी थे। लोग है लागी कवित बनावत मोह तो मेरे कवित बनावत घानानंद का ये प्रसिद्ध पंक्ति है। तो लोग है लागी, ये याद रखिए कि घानानंद का ये प्रसिद्ध पंक्ति है। लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घानानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। घानानंद की प्रेयसी का नाम सुजान है और प्रेयसी जिसे वो प्रेम करते थे उन्हीं का सुजान नाम है। ये वृंदावन चले गए। उनके काव्य में सुजान शब्द कृष्ण नायक के लिए, राधा के लिए प्रयुक्त किया गया है। और 1796 से 1739 इसमें नादिर शाह की सेना द्वारा इनका वध कर दिया गया। घानानंद को नादिर सेना द्वारा। घानानंद के काव्य की कुछ रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंद्र ने दूसरी तिलक नाम से कराया। बाद में सन 1870 में सुजान शतक नाम से घानानंद ने 139 कविता प्रकाशित किए गए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके छंदों में सुछंद की उपमा दी जाती है और रचनाकार 41 मानी गई है। घानानंद ग्रंथावली में 16 संकलित। उसके बाद से कह रहा है कि वियोग बेली श्रृंगार चित्रण फारसी छंद से संबंधित है। इश्क लता प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है और उर्दू और पंजाब शब्दों का बहुलता है। और कह रहा है कि प्रीति प्रवास ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। प्रीति प्रवास वर्षा ऋतु का वर्णन है। प्रेम पत्रिका श्री कृष्ण को संबोधित है और कृष्ण कुंडी कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। और विरह लीला ब्रज भाषा और फारसी छंद से संबंधित है। कह रहा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से ये शुक्ला जी का कथन है। घानानंद की सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ क्रोध और मधुरी भी अपूर्व है। ये वियोगी हरि के प्रधान मुक्त काव्य हैं। ये रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। और कह रहा है कि प्रेम भी पीर भी हो लेकिन इनकी वाणी का
प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण अवधि पथिक तथा स्वाधीन, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला चीज